अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम बेसिक कंसेप्ट्स का टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है मॉलिक्यूलर आयन। पहले हमने आयन्स के बारे में पढ़ा था। आयन्स सिंपली तब बनते हैं जब कोई एटम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ या गेन करता है। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ या गेन करे तो उसके नतीजे में जो स्पीशीज़ बनेगी उसे हम आयन कहेंगे। दो तरह के आयन्स पढ़े थे, कैटायंस एंड एनायंस। तो वो यूनी नेगेटिव आयंस भी हो या यूनी पॉजिटिव आयंस भी हो सकते हैं, जिन पर जो सिंगल इलेक्ट्रॉन के गेन या लूज़ करने से बनते हैं, या इससे ज़्यादा चार्ज कैरी करने वाले आयंस भी हो सकते हैं। तो आज जो मॉलिक्यूलर आयन के बारे में देखना है हमने, मॉलिक्यूलर आयन तब बनता है जब कोई मॉलिक्यूल जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन या लूज़ करता है। तो इलेक्ट्रॉन गेन करने के रिजल्ट में क्योंकि नेगेटिव चार्ज आएगा मॉलिक्यूल के ऊपर एज ए होल, इसके क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो है वो ओवरऑल नेगेटिव बन जाएगा। तो ये जो स्पीशीज़ होगी इसे मॉलिक्यूलर एनाइन कहेंगे। इसी तरह से जो लूज़ करने से बनेगा उसके ऊपर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उसे हम मॉलिक्यूलर कैटाइन कहेंगे। एग्जांपल्स डिस्कस की हुई हैं बुक में, 3 एग्जांपल्स इसकी दी हैं। एक तो मीथेन गैस जब है CH4 न्यूट्रल होता है, तो इसके जब मीथेन गैस एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये एक पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयन बन जाएगा, जिसको हम मॉलिक्यूलर कैटाइन कहेंगे। इसी तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड की एग्जांपल है, तो अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो ये भी मॉलिक्यूलर कैटाइन बन जाएगा। सिमिलरली नाइट्रोजन गैस की एग्जांपल है। तो ये बात एक याद रखने की है कि ना, ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना मीथेन में से या इन तीनों में से या किसी भी स्पीशीज़ में से, मॉलिक्यूलर स्पीशीज़ में से, वो अब मॉलिक्यूल में से निकल रहा है। तो इस वजह से हम उसको ये नहीं कह सकते कि वो कार्बन में से निकल रहा है या हाइड्रोजन में से निकल रहा है। हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि कौन सा एटम इनमें से लूज़ कर रहा है, बल्कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल जिनको हम आमतौर पर इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, आल्दो ये इस तरह की असल में तो नहीं है, लेकिन अपनी कन्वीनियंस के लिए इस तरह से इनको रिप्रेजेंट कर देते हैं पेपर पर। तो ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ये जब दो एटम्स मिलते हैं या दो से ज़्यादा एटम्स मिलते हैं और मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स अपनी आइडेंटिटी रिटेन नहीं करते, बल्कि नए ऑर्बिटल्स बन जाते हैं जिन्हें हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का नाम देते हैं। तो ये जो फिर मॉलिक्यूलर आयन बनते हैं, ये तब बनते हैं जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उनमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है या उनमें इलेक्ट्रॉन आता है, तो ये तब बनते हैं। इनका एटॉमिक ऑर्बिटल से नहीं बल्कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से लिंक होता है। तो इस वजह से ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इसको भी हम ये नहीं कह सकते कि ये कार्बन के ऊपर है या हाइड्रोजन के ऊपर है, या कार्बन के ऊपर है या ऑक्सीजन के ऊपर है। तो इसको स्पेसिफाई नहीं कर सकते हम, बल्कि ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो एज ए होल कार्बन मोनोऑक्साइड के ऊपर है, एज ए होल मीथेन के ऊपर है, एज ए होल नाइट्रोजन के दोनों एटम जो हैं उनके ऊपर एज ए होल है। तो अब आगे अबंडेंस के बारे में बताया कि मॉलिक्यूलर कैटाइंस जो हैं उनकी अबंडेंस ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मॉलिक्यूलर एनाइंस की। अबंडेंस डिपेंड करती है स्टेबिलिटी पे। जो चीज़ें ज़्यादा स्टेबल होंगी उनकी अबंडेंस आमतौर पर ज़्यादा होती है, और जो चीज़ें कम स्टेबल होती हैं उनकी अबंडेंस भी आमतौर पर कम होती है। तो इसलिए मॉलिक्यूलर कैटाइंस की स्टेबिलिटी के लिहाज से अबंडेंस भी इनकी ज़्यादा है। फिर आगे जनरेशन ऑफ कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयंस। कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयंस, फॉर एग्जांपल हम नाइट्रोजन गैस जो है न्यूट्रल, इसके कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयंस प्रोड्यूस करना चाहते हैं, जनरेट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले चैम्बर में हमने नाइट्रोजन गैस फिल कर लेनी है। उसके बाद 3 तरह से हम इसके मॉलिक्यूलर कैटाइंस जनरेट करा सकते हैं। एक तो इस चैम्बर में से हम एक्सरेज पास करके, दूसरे नंबर 1 एक्सरेज, नंबर 2 एक्सरेज जो हैं ये काफ़ी हाई एनर्जी बीम्स हैं, तो इनमें इतनी एनर्जी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा सकें। ठीक है, तो अगर विजिबल लाइट की बात करें, विजिबल लाइट में इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं होती है, तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि जो कम एनर्जी वाली रेडिएशंस हैं उनसे भी मॉलिक्यूलर कैटाइंस बन सकें, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि जो रेडिएशंस हम यूज़ कर रहे हैं उनकी एनर्जी कितनी है, और जो इलेक्ट्रॉन रिमूव कराना है उसको रिमूव कराने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। ये कैलकुलेशंस के थ्रू हमें पता चलता है कि हमने कौन सी रेडिएशंस यूज़ करनी है। एक्सरे ही क्यों यूज़ की, इनकी एनर्जी की वजह से एक्सरेज हमने यूज़ किया है। इसके बाद हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम्स, हाई एनर्जी
इलेक्ट्रॉन बीम वो पास करा कर भी हम इस गैस में से अगर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम पास कराएं तो भी हम मॉलिक्यूलर कैटायन जो हैं वो बना सकते हैं। इसी तरह से अगर कार्बन मोनोऑक्साइड के फिल करने हैं तो हम नाइट्रोजन की जगह यहाँ पर ये गैस कार्बन मोनोऑक्साइड ले लेंगे। मीथेन के करवाने हैं जनरेट तो मीथेन गैस यहाँ पर फिल कर लेंगे। तो ये जनरेशन होगी, जनरेशन ऑफ मॉलिक्यूलर कैटायन्स यहाँ पर हमने डिस्कस कर ली। अब नेक्स्ट है, अगर हम मॉलिक्यूलर आइंस जो हैं उनकी ब्रेक डाउन कराएं तो जिस स्पीशीज़ के मॉलिक्यूलर आइंस की हम ब्रेक डाउन करा रहे हैं, फॉर एग्जांपल वो कोई प्रोटीन्स हैं या कोई फूड के प्रोडक्ट्स हैं जिनकी हम उनके मॉलिक्यूलर आइंस की हम ब्रेक डाउन करा रहे हैं, तो उसके रिज़ल्ट में हमें उनका जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो ये जो टेक्निक जो हम यूटिलाइज़ करते हैं मॉलिक्यूलर आइंस की ब्रेक डाउन करवा कर उनकी आगे स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए, उसे हम वो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। यूजुअली ये टेक्निक है एनालिटिकल केमिस्ट्री में इस्तेमाल होती है डिफरेंट स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए।